देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में हम लोग आज कोशिश करेंगे एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट करके अगले वाले में जंप करने का। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू सिंपल वाला चल रहा था ना, एपिथेलियम सिंपल, इसमें स्क्वामस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमनार हो गया, सिलिएटेड हो गया। अब देखना है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। और जहां तक इसका नाम है, इसके नाम में इसकी कुछ चीज़ें छुपी हुई है। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड मतलब हो गया मेड स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब होता है लेयर। मतलब हम लोग को फॉल्स फीलिंग होगा, एहसास होगा कि ये मल्टीपल लेयर्स में है, पर हैं सिंगल लेयर में, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम का कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं। ठीक है, तीसरी बेसिस पे इसका डेफिनेशन बनेगा, दिस इज द सिंपल एपिथेलियम with different size of cells but in a single layer। देखने में बिल्कुल आपको लगेंगे कॉलमनार एपिथेलियम की तरह, लेकिन बीच बीच में कुछ सेल्स शॉर्ट हाइट के आ जाएंगे। लाइक दिस। सही है। तो इनको जब हम लोग गौर से देखेंगे तो हमें नजर आएंगे कि सिंगल लेयर में बैठे हैं, है ना। और ये हो गए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया BM स्टैंड्स फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये हैं टॉल सेल्स, और ये बीच बीच में शॉर्ट सेल्स। डायग्राम के बारे में लिखेंगे, ये रहा गॉबलेट, गॉबलेट सेल बताकर भेजे थे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं। फिगर हो गया सेक्शन ऑफ ए pseudo stratified epithelium, figure of a section of pseudo stratified epithelium। पूरा कीजिए।
चलें थोड़ा आगे बढ़ें इससे। अब देखिए इनके फंक्शन, कहीं भी सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम रहेगा या एपिथेलियम रहेगा, एक फंक्शन तो पक्का है, प्रोटेक्शन। कहीं पे भी रहेगा तो कवर तो करेगा ही, और सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ये दोनों एक्टिविटी इसलिए क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा है। टॉल सेल्स है ना, पिलर साइज सेल्स हैं, तो इसमें साइटोप्लाज्म अधिक होने के कारण ये काम ये कर सकते हैं। अब लोकेशन कहाँ पाए जाने चाहिए? ओवर द nasal chamber, respiratory system, digestive system, etc. इन सारे जगहों पर पाए जाए। Now we will move on towards the compound epithelium. इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोटेड बाई, देयर इज नो direct blood supply to the simple epithelium। देखें कहीं ब्लड वेसल बना है, कहीं नहीं। देयर इज नो डायरेक्ट सप्लाई टू द सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। It receives nutrients and does gaseous exchange from below side of basement membrane where at the fibrous part blood supply is present। where at the fibrous part blood supply is present। और उसका कारण है क्योंकि उस हिस्से को, जो निचला हिस्सा है, फाइब्रस पार्ट है, उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई होता है, इसीलिए वहाँ पे है ना ब्लड प्रेजेंट है। तो चूँकि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, इसीलिए बड़े आसानी से वहाँ से ब्लड सप्लाई हो जाता है। अब आना होगा कंपाउंड एपिथेलियम। यहाँ तक पहले नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग आए कंपाउंड एपिथेलियम में। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो इसे सिंपल एपिथेलियम से अलग करता है वो है क्या? मल्टी लेयर्ड। इसका टीआरपी है, मतलब इसका आइडेंटिफाइंग फीचर मल्टी लेयर्ड। दूसरा,
इसमें ना बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट, नहीं दिखेंगे। तीसरा, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, इसमें सेल जो है लगातार डिवाइड करते हैं। ये तीन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मल्टी लेयर्ड होगा, कवर तो करेगा ही, एपिथेलियम है तो कवर करना ही है। मल्टी लेयर्ड होंगे, कवर करेंगे, बेसमेंट नहीं दिखेगा, और क्या, ये लगातार डिवाइड करने वाले सेल्स हैं। ये इनके तीन इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये नोट कर चुके? आगे बढ़ते हैं तब। हो गया लिखना? अब देखिए, इसके अलावा they don't divide at every layer। हम लोग इस गलतफहमी में रहते हैं, कई बार ये पढ़ लेते हैं कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के बने हुए हैं, यानी पूरा का पूरा लेयर का सेल्स जो है डिवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है। और इसका एग्जांपल आप लोग को मिलेगा जब, तब आप बिलीव कीजिएगा, अच्छा तब इमेजिन कर पाइएगा या इसको एब्जॉर्ब कर पाइएगा कहना क्या चाह रहा है। द बॉटम लेयर कॉन्स्टेंटली डिवाइड एंड older top layer is constantly removed। नीचे के लेयर के सेल्स लगातार डिवाइड करते हैं। जैसे याद कीजिए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग पढ़े थे ना प्लांट में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स क्या करते थे, जो टॉप लेयर के हैं वो डिवाइड करते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर में कोई सेल नहीं है, तो नए सेल्स को ऊपर में प्लेस कर सकता है। नीचे वाले लेयर के सेल्स भरे उनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी है, पर चारों तरह से घिरे हुए हैं, नए सेल को रखेगा कहाँ, इसलिए डिवाइड नहीं करते थे। यहाँ स्थिति उल्टा है, यहाँ नीचे का ही लेयर लगातार डिवाइड करता है और ऊपर वाला लेयर लगातार स्लॉटर होता रहता है, कट के निकलता रहता है। ठीक है, फिर देखिए, यूजुअली the top layer in many are dead। टॉप लेयर यूजुअली डेड होता है, अधिकतर में, सबों में नहीं। द बॉटम लेयर is usually, अधिकतर, made of cuboidal cells and top layer columnar। जो डिवाइडिंग लेयर है, बॉटम लेयर, वो ज़्यादातर करके देखा गया है कि वो क्यूबॉइडल सेल्स के बने हुए हैं, और ऊपर के, मिडिल से ऊपर के लेयर्स जो हैं वो देखा जाता है कि कॉलमनार सेल्स के बने हुए हैं। तो जानते हैं ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि क्यूबॉइडल सेल और कॉलमनार सेल में अगर आप सिमिलरिटी देखिएगा तो पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, सब जगह बराबर है ना। आपको याद होगा शुरू में जब तीनों को एक साथ रखे थे, बताए थे, देखिए स्क्वामस ऐसा फ्लैट लग रहा है, इसमें अगर साइटोप्लाज्म भर दिया जाए क्यूबॉइडल हो जाएगा, और इसको लंबा कर दें खींच के तो यही कॉलमनार हो जाएगा। एक्चुअली इसमें वैसा ही होता है, बनता है ये क्यूबॉइडल बन के, है ना, डिवाइड करके जो आ रहा है वो नया क्यूबॉइडल ही तो बन रहा है। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर आ रहा है वैसे वैसे उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ रही है, बढ़ेगा तो खिंचाएगा। अब देखिए, बगल में तो जगह नहीं है, सब क्लोजली प्लेस्ड है, बढ़ने का जगह ऊपर के ही तरफ है, इसीलिए ऊपर लंबाई बढ़ रही है उसकी।
ठीक है, सो दिस इज हाउ दे आर प्रेजेंट। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं इसके सम ऑफ द क्लासिफिकेशन में। नहीं हुआ? अच्छा, पूरा कीजिए। टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार, एटसेट्रा। हम लोग इनको और इनको ज़्यादा करके देखेंगे। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, इसको फर्दर दो भाग में बांटते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड और है केराटिनाइज्ड। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसका दूसरा नाम है यूरोथेलियम। ये बनाएंगे डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स, ये बनाएंगे सेल्स ऑफ द ग्लैंड्स। चलिए हम लोग देखें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस को। अगर ये नॉन केराटिनाइज्ड है तो इसका मतलब क्या है, केराटिन, याद कीजिए ये एक प्रोटीन है और इसका प्रेजेंस सबसे पहले हम लोग कहाँ एग्जाम्प्लीफाई किए थे, किस एग्जाम्पल में देखे, डेस्मोसोम में था ना। मतलब सेल टू सेल बाइंडिंग कैपेसिटी उसी के वजह से आता था डेस्मोसोम। सो केराटिन प्रोटीन और केराटिनाइज कर दिया, इसका मतलब एडेड, प्लेस्ड, पोजीशनड, ये कहने का मतलब हुआ। तो केराटिन प्रोटीन का प्रेजेंस नहीं है, नॉन, एब्सेंट, ठीक है। तो होता क्या है, द ऑल लेयर्स ऑफ सेल्स लिविंग है, इनके बॉटम टू टॉप सभी लेयर ऑफ सेल्स लिविंग है। बॉटम लेयर एक्टिवली डिवाइडिंग, ये तो इसका कैपेसिटी है। फंक्शन, प्रोटेक्शन,
लोकेशन स्किन ऑफ buccal cavity, tongue surface, etc. Fastest healing surface, can tolerate high heat content. ये इनकी कैपेसिटी है और इसी वजह से हमारे ओरल म्यूकोसा या ओरल लेयर है ना, माउथ के अंदरूनी भाग में, जैसे ये चिक हो गया, ठीक है, तो गाल के अंदर में और गाल के बाहर दोनों तरफ स्किन है, पर दोनों तरफ के स्किन में जमीन आसमान का अंतर है। ये टॉप सरफेस इसका लिविंग है, इसलिए आप अपने गाल पर जीभ घुमा कर देखेंगे आपको अनइवन लगेगा। देखिए, खुद फील कीजिएगा। लेकिन अपने गाल के ऊपरी सरफेस पे आप अगर उंगली चलाते हैं तो आपको स्मूथनेस लगेगा, है ना। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, हमारा स्किन जो ऊपर के तरफ है ये है केराटिनाइज्ड और हमारा अंदर के तरफ जो स्किन है वो है नॉन केराटिनाइज्ड, और इस वजह से दोनों के प्रॉपर्टी में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। कई बार जो लोग शेव करते हैं, फील कीजिएगा, अगर रेज़र गलती से लग गया तो यहाँ पे जो कट लगता है, अगर डीप कट है 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन लग जाता है सूखने में, हील अप होने में, है ना। फिर भी अगर बहुत डीप कट है तो पता चलता है। और आप बचपन से लेके अब तक न जाने कितनी बार गर्म खाना खाने में आपका जीभ जला होगा, गाल का अंदरूनी सरफेस जला होगा, है ना। उतना गर्म सरफेस, उतना गर्म दूध या उतना गर्म खाना जरा गाल पे सटा के देखिए तो पता चल जाएगा। जितनी गर्म चाय है ना लोग पीते हैं, उसको में ज़रा उंगली डुबा कर देखें, लेकिन उतना गर्म चाय लोग पी जाते हैं। कहीं जलता है, महसूस होता है कि जल गया? नहीं, बहुत गर्म होता है तब, अदरवाइज नहीं फील होता। जिसको हम लोग कहते हैं ठंडी चाय, वो भी अगर पैर पे गिर जाए या गाल पे लग जाए तो महसूस होगा कि अरे कुछ हो गया, होगा ना। लेकिन हम लोग उसको निगल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। गरम खिचड़ी करते करते खा जाते हैं, और करके जो खा रहे हैं उसको निगल रहे हैं, हम लोग को लग रहा है ना टॉलरेट हो गया। ज़रा हाथ के सरफेस पर रख के देखिए उसको, फिर पता चल जाएगा। वो तो छोड़ दीजिए, जब उससे निवाला उठाते हैं उसी से मालूम चलता है कि हाथ जल गया, छोड़ देते हैं, होता है ना। लेकिन मुंह में चला गया तो सेटिस्फाइड होता है। हाउ? बिकॉज ऑफ दिस। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है और इसके बिना हम खाना ही नहीं खा पाते। और लगातार यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो ये लगातार डैमेज होता है। अगर इसमें हीलिंग क्विक फास्ट नहीं होगा तो हमारा तो बॉडी में एनर्जी ले जाने का, ईंधन का जो साधन है वही टेम्पर हो जाएगा, तो हम खाना कैसे खाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि ये फास्टेस्ट हीलिंग सरफेस वाला स्ट्रक्चर हमें मिला हुआ है, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। फ्लैट ऊपर के सेल्स लगभग फ्लैट सरफेस वाले होते हैं, इसीलिए स्क्वामस कर रहा है। यहाँ तक हो गया? लिख चुके? अच्छा, पूरा कीजिए। और फिर अपने आप को रिपेयर करने के लिए लिवर सेल्स क्या करते हैं, लगातार डिवाइड करते हैं। इसलिए जिन टिश्यूज़ में एक्टिव डिवीज़न दिखता है उन टिश्यूज़ में यूजुअली कैंसर होने की संभावना होती है। उसके पीछे भी रीज़न है, जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, 12th का वो चैप्टर है, उसमें देखेंगे डिवीज़न जो होता है, एक्चुअली सेल डिवीज़न तो आप पढ़ चुके हैं। तो सेल डिवीज़न में देखे होंगे एस फेज में क्या होता है, डीएनए डबलिंग होता है, ठीक है।
तो डीएनए को डबल करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक्यूरेसी लेवल बहुत बड़ा है। अगर वो 2 लाख या 5 लाख बेसेस जोड़ता है उसके बाद एक गलती करेगा। नाइट्रोजनस बेसेस के वजह से हमारे डीएनए बने हुए हैं, तो जितने बेसेस को वो जोड़ेगा उसका एक लिमिट है कि इतना बेस सही जोड़ेगा, उसके बाद एक गलती करेगा ही। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। वो गलती अगर अननोटिस्ड रह गई वही आगे चल के, है ना, म्यूटेशन का कारण बनता है, एबनॉर्मेलिटी का कारण बनता है डीएनए में, और वही जाके फिर कैंसर की तरह दिखता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, दैट इज़ अनदर टर्म ऑफ इट। एनीवे, सो दिस इज़ वन पार्ट कि स्किन के एक टाइप का ये कहानी है कि ये फास्ट हीलिंग कैपेसिटी रखता है, क्योंकि उस एरिया में वेयर एंड टियर बहुत तेज़ी से होता है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। अब देखिए, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड, इसका बॉटम लेयर एज यूजुअल क्यूबॉइडल, नॉर्मल स्टेट, यूजुअल कंडीशन में क्या होता है, ये मिनिमम 7 लेयर्स में होते हैं और मोर। मिनिमम 7 लेयर्स या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। द सेकेंड लास्ट layer of cells, cytoplasm, contains about 50% of keratin. So partially dead. सेकेंड लास्ट लेयर कहाँ का, बॉटम से हम लोग शुरू कर रहे हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो सेकेंड लास्ट लेयर कौन हो जाएगा, टॉप लेयर के ठीक नीचे वाला। ठीक है, तो 7 लेयर्स की अगर बात कर रहे हैं तो जो क्यूबॉइडल वाला है सबसे बॉटम वाला वो लेयर नंबर 1 हो गया, और टॉप लेयर हो गया लेयर नंबर 7। तो हम लोग लेयर नंबर 6 की बात कर रहे हैं। द लास्ट लेयर यानी टॉप लेयर, मोर देन 50% केराटिन इन साइटोप्लाज्म, इसलिए यह है डेड। यानी हमारे स्किन का टॉप लेयर डेड सेल्स है, डेड लेयर है, बिल्कुल। तो फिर बोलिएगा यहाँ पर जो हम लोग यहाँ हल्का सा भी मूवमेंट करते हैं तो फील क्यों होता है, सोचिए। यहाँ तक हुआ, पूरा कीजिए। और ये सोचिए कि टॉप लेयर डेड है, फिर भी हम लोग को फील होता है, अगर किसी तरह का सेंसेशन हो तुरंत हम लोग पिक कर पाते हैं। टच सेंसिटिव है, प्रेशर सेंसिटिव है, दवा पड़ता है तो हम लोग फील करते हैं ना, दवा पड़ रहा है, हाथ दब रहा है, होता है ना। टच सेंसिटिव है, किसी चीज़ से छुआ गया, कीड़ा अगर चल रहा है पता चलता है ना,
और तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए हमारे ही हेयर्स अगर हाथ पर आ गए तो हम लोग को फील होता है ना कुछ है, इतना सेंसिटिव है। कैसे? टेम्परेचर भी हम लोग फील करते हैं, है ना, गर्मी लगती है यहीं पर, ठंड भी हम लोग को यहीं से फील होता है। तो सारे सेंसेशंस यहाँ पे हैं। उसके पीछे रीज़न है स्किन पर इनके न्यूरॉन्स हैं, इन चीज़ों को सेंस करने के लिए वो सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनके एंडिंग्स हैं वहाँ पे, इसीलिए वो इनको फील कर पाते हैं। फिर तो ये डेड है ना, न्यूरॉन डेड कैसे हो सकता है? न्यूरॉन डेड नहीं है, न्यूरॉन के एंडिंग्स हैं वहाँ पे, वो लिविंग। इसीलिए इसका एक अलग ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, डर्मेटोलॉजी। वो केवल स्किन के हर तरह के डिफेक्ट, स्किन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, स्किन के डिजीजेस, स्किन की, है ना, देखभाल कैसे की जाए, उससे रिलेटेड स्टडीज़ करता है। डर्मेटोलॉजी स्पेशलाइज्ड है। और ये बातें यहाँ पे क्यों की जा रही हैं, क्यों बोले कि ये केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस को हम लोग को देखना चाहिए? आपके बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है पता है? स्किन सबसे बड़ा। इसका सरफेस एरिया स्क्वायर मीटर में है, स्क्वायर मीटर में। इतना तो लंग का नहीं है जितना इसका है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ दिस। तुम्हारे बॉडी का कवर है। तो कई बार हम लोग सोचने लगते हैं, जब 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो हम लोग को लगता है जैसे हम लोग का जो स्किन है वो एपिथेलियम है। ये तो सभी जान रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू है। तो ये फील होने लगता है, अच्छा जो हम लोग सिंपल एपिथेलियम पर है ना, स्क्वामस, क्यूबोइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, सीडोस्ट्रैटिफाइड, इसी में से कोई होगा जो हमारा स्किन का सरफेस बना रहा है। नहीं, ये मल्टी लेयर्ड है। और अब देखिए यहाँ पे क्या बताए, ये मिनिमम 7 लेयर और मोर होते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके हाथ का ऊपरी हिस्सा जो स्किन है, बॉटम हिस्सा स्किन नहीं है, पंजा का ये हिस्सा, पाम का ये साइड, ये भी स्किन है, लेकिन इसमें और इसमें बहुत अंतर है। ये मल्टी लेयर्ड, ये 7 लेयर नहीं है, मोर देन 7 लेयर होता है। यहाँ 10 to 50 लेयर्स मिलेगा। और जो जितना हार्ड वर्क करेगा, जैसे किसान होते हैं, जैसे लेबर होता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, तो उस पर यहाँ पे नंबर ऑफ स्किन के लेयर्स बढ़ते चले जाते हैं। गुजरात साइड में एक ट्राइब है जो नमक बनाने का ख़ानदानी पेशा है उनका। तो नमक को साफ़ करने के लिए पैर के पंजे का इस्तेमाल करते हैं, मतलब फुट का लोअर पोर्शन, जैसे हमारे हाथ का पंजा हो गया, पैर का पंजा हो गया, पंजा की साइड से। और वो इतना कोरोसिव होता है, उससे बचने के लिए धीरे धीरे क्या होता है, उनके पैर में पंजे के तरफ, है ना, स्किन के लेयर्स बढ़ते हैं। ऐसे भी नॉर्मली आप पाएंगे हमारे पंजे में, पैर के पंजे में जो स्किन के लेयर हैं बॉटम साइड में, वो 100 और मोर देन 100 लेयर्स होते हैं। इसलिए जिस जगह पे आप पैर रख सकते हैं, आपको तकलीफ़ नहीं महसूस होगी, वहाँ पंजा रख के देखिए, आपको चुभेगा, गड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उतने लेयर ऑफ सेल्स नहीं है। तो आपको महसूस क्यों नहीं हो रहा है? पैर के भी पंजे लिविंग हैं, इसलिए कि ये डेड लेयर्स हैं, ये इतने मोटे हो गए कि वहाँ तक सेंसेशन पहुँचने नहीं दे रहा है। तो आपके मूवमेंट में आसानी होती है। बहुत सारे लेबर को देखिएगा, खाली पैर रोड पे चल जा रहा है, आप जरा चल के देखिए, फिर आपको महसूस हो जाएगा। रीज़न क्या है? वो लगातार उस एक्टिविटी में है, इसलिए वहाँ पे लेयर ऑफ सेल्स बढ़ गए। तो जिस ट्राइब की बात कर रहे थे, उनका पैर के पंजे का चमड़ी इतने मोटे लेयर का हो जाता है, जब उनके डेथ के बाद क्रिमेशन किया जाता है, जलाया जाता है, तो उनका वो पैर का पंजा नहीं जलता। तो फिर उसको ख़त्म कैसे करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? स्पेशली उस हिस्से को लेके फिर ज़मीन में दफनाते हैं। और उसी ट्राइब के लोग हैं जो आग पर चल लेते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारा ऐसा रहता है, वीडियोस है, बहुत सारे कस्टम्स हैं जो आग पे चलते हैं। दे कैन डू दैट बिकॉज देयर स्किन बिलो देयर फुट इज सो थिक दैट इट डजंट बर्न इन दैट। वो मॉइस्चर तो रहता ही है, तो मॉइस्चर रहता है तो गर्म नहीं होता, इसलिए वो तेज़ी से चलते हैं, पंजा नहीं जलता। दैट इज़ इट। सो दिस इज़ द वंडर ऑफ आवर स्किन।
नेक्स्ट है इसी में एक, वो है यूरोथेलियम या यूरोथेलियम का पहला नाम ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसकी खासियत क्या है? ये भी मल्टीलेयर्ड हैं। Cells are highly stretchable. बहुत स्ट्रेच हो सकता है। फॉर्म यूरिनरी ब्लैडर। तो हमारे बॉडी में केवल और केवल यूरिनरी ब्लैडर पे ही यूरोथेलियम या ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट है, बाकी और कहीं नहीं। और ये एक अनोखा ऑर्गन है। ये जैसे 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 फुटबॉल में हवा भरते हैं तो जैसे जैसे भरते वैसे वैसे फैलता है, पर फुटबॉल का एक डेफिनेट शेप होता है, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, है ना। ये बैलून की तरह होता है। अगर यूरिन नहीं है सिकुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, और यूरिन बढ़ता जाएगा, ये फैलता जाएगा। सो दिस इज़ द यूनिकनेस अबाउट इट। और इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर के वजह से, वहाँ पाए जाने के वजह से ये नाम आया यूरो, और थेलियम फ्रॉम द टर्म एपिथेलियम। यूरिनरी ब्लैडर पर पाए जाने वाला एपिथेलियम यूरोथेलियम, पर इसमें ट्रांजिट होने, फैलने की क्षमता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एपिथेलियम टिश्यू। यहीं पे एंड करते हैं, ऐसे बहुत डिटेल हो गया, अब ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं एनिमल टिश्यू कितना वास्ट है, हर जगह पे कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेंगे। और केवल टिश्यू सिस्टम का स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाता है, और कैंसर स्पेशलिस्ट हिस्टोलॉजी के स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें सेल कैरेक्टरिस्टिक पहचानना होता है। तभी वही हैं जो अंतर कर पाते हैं नॉर्मल सेल कौन है और कैंसरस सेल कौन है। हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ें। कनेक्टिव टिश्यू किन्हें कहेंगे? एक लेमैन वाला डेफिनेशन क्या हो सकता है? दैट विच कनेक्ट्स टू, दैट टिश्यू विच कनेक्ट्स टू इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये तो लेमैन डेफिनेशन हो गया। थोड़ा इसमें स्पेशलाइजेशन लाए। इट कनेक्ट्स टू डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स। इन बातों को ध्यान रखिएगा, या तो टिश्यूज को जोड़ते होंगे या ऑर्गन को जोड़ते होंगे, तो ऐसे टिश्यूज कहलाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कंपोनेंट्स, इनके तीन मेजर कंपोनेंट्स, तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है फाइबर, और एक होता है सेल्स। मैट्रिक्स, फाइबर एंड सेल्स, कंपोनेंट्स इससे, यानी मैट्रिक्स, फाइबर और सेल मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बनता है। तो सबसे बेसिक है इसमें सेल, तो हम लोग शुरुआत करेंगे सेल्स से। ठीक है, कौन कौन से सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाएंगे, अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ो।
हो चुका यहाँ तक? आगे बढ़े। देखिए सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, साफ साफ लिख रहे हैं, आप भी साफ साफ लिखिएगा ताकि याद रह सके। मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एटसेट्रा। बहुत तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन हम लोग 3-4 को लेकर चल रहे हैं। इनके विशेष है ना कार्य हैं यहाँ पर, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। हो चुका। फिब्रोब्लास्ट, इन्हें हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, देखने में स्यूडोपोडिया जैसा लग रहा है, लेकिन ये मूव नहीं करते, तो अपनी जगह पर स्थिर बैठे रहते हैं। फिब्रोब्लास्ट, तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बड़ा सा न्यूक्लियस और अंदर में साइटोप्लाज्म। तो हमें यहाँ इनके गुण के बारे में जानना है। करते क्या है कनेक्टिव टिश्यू में बैठ के? दे प्रोड्यूस द फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स को प्रोड्यूस करना इनकी जिम्मेदारी है ना, यही सिक्रेट करता है। दे सिक्रेट द मैट्रिक्स फॉर द कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब है फिब्रोब्लास्ट इतना बेसिक है कि यही कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को बना रहा है ना। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट। यहाँ तक पूरा कीजिए। देखिए, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू को आप ऐसे सोचिए कि आपको एक दीवार खड़ा करना है ना, काफ़ी ऊंचा दीवार खड़ा करना है, और आपको फाउंडेशन तैयार करना है। इसके लिए दीवार बनाने के लिए आप फाउंडेशन डालने वाले। फाउंडेशन समझ रहे हैं ना, नींव जिसको कहते हैं। इसको बनाने के लिए आप क्या क्या डालेंगे, क्या होगा जिसके ऊपर आपका दीवार खड़ा हो सकता है? कुछ सोचिए। सबको ही मकान बनते हुए, जमीन दीवार खड़ा होते हुए देखे हैं, कभी ना कभी तो देखे ही होंगे। कंस्ट्रक्शन लेबर को जोड़ते हुए देखे ही होंगे। क्या रखता होगा जिसके ऊपर से ईंटा जोड़ाई शुरू होता है? एक कंक्रीट होता है, कंक्रीट होगा, उसी को पढ़ना। और कंक्रीट क्यों बनाता है? ताकि हिले डुले ना। नहीं तो मिट्टी क्या है, मुलायम है, दब जाएगा, बस चला जाएगा दीवार नीचे, तो दीवार टूट जाएगा, घर ढह जाएगा। तो ऐसा एक सरफेस बनाते हैं जो कि हिल डुल ना करे, इसलिए कंक्रीट ढलाई करते हैं। अब उस कंक्रीट को अगर हम लोग समझ लें मैट्रिक्स, तो इस कंक्रीट में क्या क्या लगा? सोचिए। कंक्रीट नहीं समझ रहे, कंक्रीट में क्या लगा ये नहीं बोल पा रहे हैं। गिट्टी लगता है, और बालू लगता है, और सीमेंट, और एक चीज़ छड़। बिल्कुल। अब
ये जो गिट्टी बालू का कॉम्बिनेशन है और सीमेंट का, ये एक हार्ड सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये सरफेस दे रहा है। अब इसमें छड़ का क्या काम है? आयरन बार्स का, वो एक शेप डिसाइड करता है, इसी शेप है ना, एक शेप। जैसे मान लेते हैं हमको लंबा सा गोलाकार अंडाकार गेट बनाना है, बहुत सारे जगह पे आर्टिस्टिक फॉर्म में स्ट्रक्चर बनते हैं ना, तो गोलाकार गेट बनता है। वो गोलाकार गेट कैसे बना हुआ है? उतना छड़ उस तरीके से घूम के लगाया हुआ है और उसके साथ ब्लॉक ढाल ढाल कर उसको आपस में जोड़ दिया। दैट इज़ हाउ इट वाज क्रिएटेड। ठीक है, यानी छड़ यहाँ पे क्या कर रहा है? उसका फ्रेम डिसाइड कर रहा है, और गिट्टी बालू सीमेंट, इससे उसका कंक्रीट बन रहा है जो कि उसका सरफेस बना रहा है। तो इस मैट्रिक्स को आप समझ लीजिए वो कंक्रीट है, और फाइबर को समझ लीजिए उसका वो छड़ है। तो छड़ के मदद से क्या होगा? एक डेफिनेट फ्रेम बनेगा। उस फ्रेम को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? फिब्रोब्लास्ट। और ये कंक्रीट मैट्रिक्स मटेरियल हो गया। अगर ये मैट्रिक्स मटेरियल ना रहे तो उस छड़ का क्या फ़ायदा? वो तो तितर बितर हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स यही प्रोड्यूस कर रहा है, तभी आपको हम कहे फिब्रोब्लास्ट क्या हो गया? ये फाउंडेशन बनाता है कनेक्टिव टिश्यू का, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब समझ में आया? अब आगे बढ़े, मैक्रोफेज। आप बोलिएगा सर वैसा ही तो है, खाली एक ठो टांग इधर और एक ठो टांग उधर कम है। हाँ, बात सही है, लेकिन इसका एक्टिविटी अलग है। अब इसको देखते के साथ अब उछल मत पड़ेगा, सर अमीबा घुसा दिया, नाम बोल रहे हैं मैक्रोफेज। वेट ए व्हाइल। तो बिल्कुल अमीबा लग रहा है। तो क्या सोचते हैं? अमीबा का ही प्रॉपर्टी है। एनिमल सेल अमीबा नहीं रख रहा है। देख लीजिए, ये है मैक्रोफेज। देखिए क्या चीज़ है, ये एक ऐसा सेल है जो निगल के खाता है दूसरों को। तो निगल के खाता है तो ऐसा करने से अपने सेल को निगल जाएगा? नहीं, इसमें ना सेंसर लगे हैं ताकि ये पता कर सके कि हमारा सेल है आई बाहर ही है, उसी को ये डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो ये ऐसा सेल है जो प्रोटेक्शन देगा। जैसे हम लोग जो कंक्रीट ढलाई करते हैं, तो कंक्रीट ढलाई वाले में हम लोग ऐसा पाउडर या लिक्विड मिलाते हैं ताकि पानी उसमें ना आए, वाटर रेजिस्टेंट उसको बनाते हैं। क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट अगर नहीं होगा, अंदर में सरिया है ना, छड़ है, वो वाटर सेंसिटिव है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और स्ट्रक्चर टूट जाएगा, क्योंकि फ्रेम वही दिया है। फ्रेम टूट गया तो पूरा गया। तो वहाँ पे हम लोग वाटर रेजिस्टेंट बनाते हैं। यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल से मैट्रिक्स बने, उनको भोजन की तरह इस्तेमाल कर सकता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो उनसे इनकी सुरक्षा करनी है, तो एक बॉडीगार्ड के रूप में लगा दिया है। ये है मैक्रोफेज। और आप जब ब्लड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ब्लड का ही एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो टिश्यू में पहुंचने के बाद मैक्रोफेज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है? इट इज ए प्रोटेक्टर सेल। हाँ, लेकिन दूसरे फॉर्म में, यहाँ आने के बाद अपना आकार आकृति बदलता है। सो इट इज ए प्रोटेक्टर सेल। इट engulfs infecting agents
टॉक्सिन्स, wastes and damaged tissue materials, जिन्हें डेब्रिस कहते हैं, कूड़ा, साफ कर देता है। इट एनगल्फ करना, निगल जाना। और इसके पास सीडोपोडिया है, इसलिए मूव कर सकता है, एमीबॉइड सेल है ये। तो अगर हम बॉडी गार्ड रखें या गार्ड रखें हैं और गार्ड एक जगह बैठा हुआ है, बगल से चोर गुजर जाएगा, पकड़ेगा कैसे? तो गार्ड मूवेबल होना चाहिए, है ना, मोटाइल होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए पहरेदारी करने के लिए इसके पास सीडोपोडिया रखा हुआ है। तो दरअसल ये एमीबा टाइप है, लेकिन स्पेशलाइज्ड एमीबा है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जिन्हें हम अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यू का रखवाला है। ठीक है, दिस इज हाउ द मैक्रोफेजेस आर। हाँ बोलिए। डैमेज्ड टिश्यू मटेरियल्स, डेब्रिस, DEBRIS, डेब्रिस। डेब्रिस मतलब कूड़ा, कूड़ा, कचरा। So due to its activity, it is also called as phagocyte or phagocytic cell। इनकी एक्टिविटी की वजह से, इसके इस तरीके से काम करने की वजह से इसे एक नाम दिया गया है, फैगोसाइट या फैगोसाइटिक सेल। और ये जो काम करता है ना, निगल जाता है, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर अमीबा रहे तो उसके लिए कहलाता है एंडोसाइटोसिस। वहीं से ये टर्म आया। ये मैक्रोफेज है, इसलिए इसके साथ जो एक्टिविटी हो रही है या ये जो कर रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और अगर अमीबा होता, यही काम वो करता, वहाँ एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, इतनी जानकारी इसके लिए काफ़ी है। आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, पूरा कर लीजिए। हो गया ना? अब देखिए प्लाज्मा सेल। ये देखने में ना बैलगाड़ी के पहिया की तरह लगता है। बैलगाड़ी देखें आप लोग, घोड़ा गाड़ी देखें आप लोग, टमटम देखें आप लोग, बग्घी देखें आप लोग। अरे किसी शादी में गए नहीं हैं? हाँ, तो फिर तो उस चक्के की तरह लगता है ये। इस तरीके से दिखता है। यह है प्लाज्मा सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हील कार्ट सेल ड्यू टू इट्स अपीयरेंस। अपनी बनावट के कारण ये व्हील कार्ट सेल कहलाता है, यानी लकड़ी वाला जो गाड़ी होता है उसका पहिया। अभी करता क्या है, क्यों यहाँ प्रेजेंट है? ये भी सुरक्षा के लिए है। कनेक्टिव टिश्यू किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल में, वहाँ यही है जो ऑर्गन्स को एक साथ इंटैक्ट रखे हुए ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। और अगर यही कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो गया फिर तो बिखर जाएगा, है ना।
तो इसकी सुरक्षा जितनी हो सके उतनी की जाए। फंक्शन क्या है इसका, सुनिएगा तो खुश हो जाएगा। टू प्रोड्यूस ABIG। AB हो गया एंटीबॉडी और IG हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी जिसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं उसी को अच्छे लैंग्वेज में इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसर हैं और आप जानते हैं इन्फेक्टिंग एजेंट्स को एंटीबॉडी के माध्यम से हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सेल, प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज़ वाई इट इज़ प्रेजेंट ओवर देयर। तो मैक्रोफेज है, प्लाज्मा सेल है और इंटरेस्टिंगली ये भी एक ब्लड सेल है जो टिश्यू में आने के बाद अपने असली रूप में आता है। यहाँ तक पूरा कीजिए।